चलिए सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बड़ी खूबसूरती से डेमोग्राफी से जुड़े हुए कुछ कंसेप्ट्स और टर्म्स को अच्छे से किया। आज हम आगे बढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में जब हम उन टर्म्स के बारे में कर रहे थे, हमने अंत में जो छोड़ा था वो स्ट्रक्चर पे छोड़ा था, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, जिसमें हमने बात डेमोग्राफिक डिविडेंड की थी। नेचुरली हम उसे डिटेल में लेंगे, लेकिन हम बुक वाइज जो नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग है उसके द्वारा आगे बढ़ेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट हेडिंग में एज स्ट्रक्चर का टॉपिक बुक में आएगा, तब हम डेमोग्राफिक डिविडेंड के पॉइंट को उठाएंगे। पहले आपके सामने जो आंकड़ा लिखा है मैं आपके सामने ये प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हम 12th क्लास NCERT सोशोलॉजी, जिसे हम सोसाइटी की सीरीज़ के तहत कवर कर रहे हैं, का टॉपिक कर रहे हैं, चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर 2 द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। और इसका जो इस चैप्टर में जो टॉपिक है वो हमारा है साइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन। डेमोग्राफी ऑलवेज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कृपया आंकड़ों पर उसी तरह से ध्यान दें। आंकड़े मैं बहुत ही कम यूज़ करूंगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ करूंगा। अब नया सेंसस रिलीज़ होगा थोड़े समय के बाद, तो भी आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे 2011 वाले, क्योंकि सारा का सारा नया सेंसस 2021 का 2011 के कंपैरिजन में ही प्रेजेंट होगा। तो ये ट्रेंड्स आपको पता होने बहुत ज़रूरी हैं अगर आप रेलेवेंट मैनर में चीज़ों को अपने अंदर डाल लेना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। टॉपिक क्या है? सीधी सी बात है कि इंडिया की जो जनसंख्या है उसके साइज और उसका ग्रोथ, उस हिसाब से देखें तो पहली बात जो यहाँ पर लिखी हुई है वो ये है कि इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना विद अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 121 करोड़, दैट इज़ 1.21 बिलियन। क्योंकि ये 2011 के लेटेस्ट सेंसस का आंकड़ा है। अभी के आंकड़े पे जाएं तो लगभग ये 135 करोड़ हो सकती है, बट हम उसी आंकड़े से चलेंगे तो ये 121 करोड़ है। 1.21 बिलियन के अराउंड ये खड़ी है। अब हम अगर पॉपुलेशन के विषय में बात करें, हमेशा से जनसंख्या वृद्धि दर भारत की इतनी नहीं थी, ये कम रही है। उसके लिए हम एक डाटा को देखते हैं, चार्ट आपके सामने बनाया गया है। देखिए, ईयर 1901 ये डेकेडल ग्रोथ रेट है या एनुअल ग्रोथ रेट है? और ग्रोथ रेट के विषय में हम सब जानते हैं, हमने कंसेप्ट वाले टॉपिक में पढ़ा था कमल, बर्थ रेट और डेथ रेट। वही कॉलोनी और कॉलोनी के वही लोग जो एक लाइन में मैंने 1000 लोग लगाए थे, और उसमें से मैं बता रहा था 1000 लगाए थे कि 1000 लोग लगाए थे, और उधर से मैं बता रहा था 100 खत्म 100 एंटर, खत्म डेथ रेट, एंटर बर्थ रेट। और डेथ रेट बर्थ रेट के हिसाब से हम पता लगा रहे थे कि ग्रोथ रेट होता है एक, हमने फर्टिलिटी रेट भी समझा था। तो इस हिसाब से हमें चीज़ों को अब समझना है, उसी कॉन्टेक्स्ट में बात भी होने वाली है। 1901 का जब वर्ष था और भारत में अंग्रेजों का शासन था कवलजीत, उस समय के हिसाब से देखें तो कुल जनसंख्या भारत की 238 मिलियंस थी, 238 मिलियंस। मैं ये डाटा आपको कंपैरिजन में समझ आए इसके लिए बताना चाहता हूँ। 2011 के आंकड़े के हिसाब से जनसंख्या 1210 मिलियन है। देखिए 1901 238 मिलियन और आज 1210 मिलियन, ठीक है। तो 1901 का ये आंकड़ा है। अब 1901 के आंकड़े से 1911 तक अगर आते हैं, 10 साल का समय लेते हैं, तो 1911 में 252 मिलियन हुई। एनुअल ग्रोथ रेट दर्ज की 0.56%, तो देखिए 1 से नीचे ही है, आधे के अराउंड, है ना, 0.56%। और जो डिकेड की ग्रोथ रेट हुई वो 5.8%। डन। इसके बाद आंकड़ा देखिए 1911 से 1921 में, आप हैरान हो जाएंगे, जनसंख्या घट गई। 1911 में 252 मिलियन था और 1921 में 251 मिलियन है, और ग्रोथ रेट घट गई, यानी कि -0.03%। और डेकेडल ग्रोथ रेट भी घट गई, -0.3%। भारत के सेंसस के इतिहास में पहली बार ऐसा देखा गया कि 1921 का जो सेंसस था, इस समय में जनसंख्या वृद्धि दर वार्षिक स्तर पर और 10 वर्षों के आधार पर घटी हुई पाई गई। एब्सोल्यूट फिगर में जनसंख्या भी पहले से कम आई, जबकि 1911 में वो 252 मिलियन थी, 1921 में वो 251 मिलियन हुई। तो इस ईयर को, 1921 ईयर को हम डेमोग्राफिक डिवाइड के रूप में देखते हैं। ये भारत की डेमोग्राफी की हिस्ट्री में डिवाइड ईयर था। इसके पहले का सिस्टम अलग चला, इसके बाद का सिस्टम अलग चला। ये वो वर्ष था जब नेगेटिव ग्रोथ रेट हमने रिकॉर्ड की है पिछले 10 साल के आंकड़े के आधार पर। वार्षिक स्तर पर भी नेगेटिव थी एनुअली, और 10 वर्षों पर भी वो नेगेटिव थी, दैट इज़ द डेकेडल। और इसका कारण था 1918 से 19 के अराउंड स्पेनिश, जिसके बारे में आपने बहुत सुना आज के दिनों में कोविड के दौरान, स्पेनिश फ्लू, जिसे हम इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक भी कह करके पुकारते हैं। और आप हैरान हो जाएंगे कि कितनी लोगों की डेथ हुई, कितना नुकसान हुआ, वो हम आंकड़ा अभी डिटेल में करेंगे। ये वर्ल्ड वार 1 का भी दौर था, आपको पता होना चाहिए।
1914 से लेकर के 1918-19 तक वर्ल्ड वार 1 चला, प्रथम विश्व युद्ध चला। इसके क्या कारण, इसका क्या कंट्रीब्यूशन था उस स्पेनिश फ्लू को और बढ़ाने में, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। पर पहले हम आंकड़ों के हिसाब से चलते हैं। इसके बाद देखिए परिवर्तन आएंगे। मैंने 1931-41 नहीं लिया, सीधे जंप हुए हैं आज़ादी के बाद 1951, क्योंकि ब्रिटिशर से अब हमें इंडिपेंडेंस मिल चुकी है। भारत के लोगों के द्वारा चुनी हुई भारत की स्वयं की एक सरकार है, जो यकीनन ही भारत के विकास के लिए, भारत के लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट करने के लिए, भारत में पड़ रहे लगातार के दुर्भिक्ष यानी कि फैमिन्स को ख़त्म करने के लिए, इस तरह के पैंडेमिक और डिजीजेस को ख़त्म करने के लिए प्रयास करेगी। इसलिए 1951 के बाद का आंकड़ा महत्वपूर्ण आंकड़ा बनता है। 1951 361 मिलियंस पॉपुलेशन, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट 1.25%, डेकेडल ग्रोथ रेट 13.3%। नोटिस करिए जरा पहले की ग्रोथ रेट्स और इस ग्रोथ रेट को देखिए 13.3%। अब सीधे आइए 1981, क्यों? क्योंकि ये जो 30 वर्ष का समय था 1951 से 1981, ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का समय था और इसलिए मैंने 1981 का आंकड़ा लिया है। आपको दिख भी जाएगा आंकड़े में 1951 361 मिलियंस, नोटिस करिए 1981 683 मिलियन, ऑलमोस्ट डबल, 683 मिलियन पॉपुलेशन। एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट देखिए 2.20, यानी कि 2 का आंकड़ा पार कर गई प्रति वर्ष वाली, और डेकेडल आपके सामने है 24.7। जंप देखिए, नोटिस करिए, ओके। और ये आंकड़ा अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है 1981 का, क्योंकि इसके बाद अब लगातार आप एक चीज नोटिस करेंगे, एवरेज और डेकेडल ग्रोथ रेट में कमी शुरू हो गई। 1981 के बाद ये ट्रेंड लगातार नोटिस में आएगा। तो 1991 पॉपुलेशन 846 मिलियन, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन 2.14%, डेकेडल ग्रोथ रेट 23.9%, 81 से कम। सन 2001 टोटल पॉपुलेशन 1028 मिलियंस, 1028 मिलियन, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट 1.95%, 2 से नीचे, और डेकेडल ग्रोथ रेट 21.5%। और देखिए 2011 में और भी उपलब्धियां हैं। जनसंख्या 1210 मिलियन, यानी कि 1210 मिलियंस, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट 1.63%, डेकेडल ग्रोथ रेट 17.7%, ये फिगर 17.7, ये एवरेज 1.63% और ये 1210 मिलियन। ये 3 आंकड़े एमसीक्यूज के हिसाब से महत्वपूर्ण है और आपके आंसर राइटिंग के हिसाब से भी 3 आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। अब हमने क्या सीखा, लगातार ये 1981 के बाद से डेकेडल और एवरेज ग्रोथ रेट कम हुई है, यानी कि जनसंख्या का वृद्धि दर कम हुआ है, लेकिन निरंतर जनसंख्या में वृद्धि तो हो ही रही है, क्योंकि 1981 में आप 683 मिलियन थे, अब देखिए 2011 में आप 1210 मिलियन है, फिर से डबल है, आप फिर से डबल है। आप नोटिस करिए ना, कि जनसंख्या वृद्धि दर घट रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है। यही कारण है कि हम आज 2022 में खड़े हैं, जनसंख्या वृद्धि दर हमारी और बहुत कम होगी, फर्टिलिटी रेट हमारा और बहुत कम होगा, डेथ रेट्स तो कंट्रोल्ड ही है, बर्थ रेट हम और बहुत कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद भी भारत की जनसंख्या 2050 में 1.6 बिलियन के आसपास होगी, क्योंकि वो जो ग्रुप ऑफ वुमेन है, जिसे हम कोहोर्ट ऑफ वुमेन कहते हैं, कोहोर्ट माने कोई भी एक ऐसा समूह जिसकी कैरेक्टरिस्टिक सेम हो, वो कितनी भी नीचे कर लें अपनी फर्टिलिटी रेट, नीचे की हुई फर्टिलिटी रेट के बावजूद भी इतनी ज़्यादा फर्टाइल वुमेन है अब देश में इस समय में, एक एक संतान भी अगर जन्म दे दें, फर्टिलिटी रेट 1 भी हो जाए, तो भी जनसंख्या हमारी 1.6 बिलियन के आसपास पहुंचेगी। क्योंकि एक अच्छी खासी देश की जनसंख्या, आपको पता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड में एंटर कर रही है, एक फर्टाइल एज में एंटर कर रही है। वो फर्टाइल वुमेन एज में जितना मर्जी गिरा दीजिए फर्टिलिटी रेट को, जनसंख्या में एब्सोल्यूट वृद्धि फिर भी दर्ज होनी है। लेकिन सोचिए, अगर कहीं वो पहले वाले फर्टिलिटी रेट से चल रहे होते तो जनसंख्या फिर किधर जाती, फिर तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। ओके, तो दैट इज द डाटा। अब डाटा क्या बताता है कि बिटवीन 1901 एंड 1951 द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट डिड नॉट एक्सीड 1.33%। नोटिस करिए, 1901 से 1951 के बीच में क्या कभी भी एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट 1.33% से अबव गया? तो भारत की जनसंख्या हमेशा से इस तरह से बढ़ती नहीं थी, हमेशा से इतनी थी भी नहीं, ये कम ही रहा करती थी। कुछ खास कारण एग्जीक्यूट हुए जिसकी वजह से जनसंख्या ऐसी हुई, और ये आंकड़ा हमें बताता है। क्योंकि अब परिवर्तन देखिए, बिटवीन 1911 एंड 1921 there was a negative rate of growth of minus 0.03%. Reason: influenza epidemic during 1918 and 1919,
killed about 12.5 million और 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। कुल जनसंख्या के 5% लोगों को इसने उस समय नष्ट कर दिया। इमेजिन करिए। और ये वो दौर हुआ करते थे, ये जब ये आया था, ये वो दौर हुआ करते थे जब सत्याग्रह चल रहे हैं, जब गांधी तैयारियां कर रहे हैं। क्या क्या नहीं हो रहा, खेड़ा के आंदोलन चल रहे हैं, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक चल रही है, चंपारण के सत्याग्रह चल रहे हैं, रोलेट सत्याग्रह चल रहे हैं, गांधी तैयारी कर रहे हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की भारत भर में, इंडिविजुअल हीरोइक एक्टिविटी चल रही है, गोलीबारी का काम चल रहा है भारत में, गदर मूवमेंट विदेशों में बैठ के भारत में ऑपरेट कर रही है। तो यही वो समय भी था, तो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी चल रही थी और सबसे बड़ी चीज़ युद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध। और बड़े पैमाने पर भारत के लोग, जो कि उस समय की ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय सेना के नाम पर इंडक्ट किए गए थे, उस समय की ब्रिटिश आर्मी में, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, वो सारे के सारे योद्धा अब युद्ध लड़ करके वापस भारत भी आ रहे थे। तो ये बहुत गहमा गहमी वाला माहौल था, इसको ध्यान में रखना है। द ग्रोथ रेट इंक्रीज्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस गोइंग अप टू 2.2%। आपने देखा 2.2% तक भी गया है। द ग्रोथ रेट इंक्रीज आफ्टर इंडिपेंडेंस गोइंग अप टू 2.2% ड्यूरिंग 1961, ड्यूरिंग 1961 एंड 1981। 61 नहीं लिखा, आप 51 को पकड़ लीजिए। सिंस देन ऑल्दो द एनुअल ग्रोथ रेट हैज डिक्रीज्ड, इट रिमेन्स वन ऑफ द हाईएस्ट इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। तो एनुअल ग्रोथ रेट डिक्रीज तो हुई है, बट डेवलपिंग वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट रही है। बर्थ रेट एंड डेथ रेट बिगेन टू डाइवर्ज फ्रॉम ईच अदर आफ्टर द डिकेड ऑफ 1921-31। 1921-31 के बाद क्या होने लगा, बर्थ रेट और डेथ रेट एक दूसरे से दूर जाने लगे। क्यों? इसके पहले तक, इस 1921-31 वाले डिकेड को अगर मैं इग्नोर करूं तो 1921 से पहले आता हूं, इस समय तक क्या हो रहा था, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई थे, दोनों हाई थे। लेकिन इसके बाद परिवर्तन आया 1921-31 के डिकेड के बाद। एक चेंज है, वो क्या, डेथ रेट तो कंट्रोल होना शुरू हो गया, लेकिन बर्थ रेट कंट्रोल नहीं हुआ। तो ये दोनों एक दिशा में जाने की बजाय एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाने लगे। और यही कारण हुआ कि फिर आप निरंतर नोटिस करिए, एनुअल लेवल पर जनसंख्या में वृद्धि हुई, डेकेडल स्केल पर भी आप देख रहे हैं वृद्धि हो रही है। और उसका कारण द डाइवर्जेंस ऑफ द बर्थ रेट एंड डेथ रेट विद द ऑनसेट ऑफ 1931। उसके बाद ये प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। कारणों को हम अभी डिटेल में समझेंगे। सो बर्थ रेट एंड डेथ रेट बिगेन टू डाइवर्ज फ्रॉम ईच अदर आफ्टर द डिकेड ऑफ 1920-31। कारण, क्वेश्चन, व्हाई डेथ रेट डिक्लाइंड आफ्टर 1921। डेथ रेट क्यों डिक्लाइन हुआ, उसके जवाब, ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे वो आप एमसीक्यू की बात कर रहे हैं, चाहे मेंस की, और उन सब चीज़ों को छोड़िए, आपके मस्तिष्क के विकास के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। 1921 के बाद डेथ रेट कैसे कंट्रोल हुआ, इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ कंट्रोल ओवर फेमिन्स एंड एपिडेमिक डिजीजेस। बड़े स्तर पर फेमिन पर कंट्रोल किया गया, एपिडेमिक डिजीजेस पर कंट्रोल किया गया। विस्तार से समझेंगे अभी। इम्प्रूवमेंट्स इन मेडिकल क्योर्स फॉर दीज डिजीजेज। कैसे, ये एपिडेमिक डिजीज पे कंट्रोल कैसे हुआ, इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल क्योर्स फॉर दीज डिजीजेज, मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स एंड इम्प्रूव्ड सैनिटेशंस। ये सब चीज़ें हुई जो आज भी आप कर रहे हैं, और इसकी वजह से ये डिजीजेस कंट्रोल हुई। डिजीजेज लाइक मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, टीबी, डायरिया, डायसेंट्री कॉन्टिन्यूड, ये चल रही थी, आज भी चल रही हैं, बहुत ही कम स्तर पर है, उसके मुकाबले तो नहीं, लेकिन आज भी लोग इससे मरते हैं। आज भी अगर आप देखें तो 1994 के समय में सूरत के क्षेत्र में प्लेग को आपने नोटिस किया बड़े स्तर पर, और आज हर वर्ष भारत में आप सुनते होंगे चिकनगुनिया का और एन्सेफेलाइटिस का अटैक। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में चले जाएं, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप चिकनगुनिया सुनते ही रहते हैं। तो इस तरह की बीमारियां चलती रहीं। उन ज़मानों में जो सबसे बड़ी चुनौती भारत के सामने बने हुए थे, वो कई तरह के बुखार, लोग अमूमन बीमारियों से मर रहे थे 1921 के पहले, वो डिफरेंट टाइप ऑफ फीवर थे। उस समय में स्मॉल पॉक्स बहुत महत्वपूर्ण था, कॉलेरा बहुत बड़े स्तर पर होता था लोगों को, प्लेग, तो डिफरेंट टाइप ऑफ फीवर, प्लेग, कॉलेरा, स्मॉल पॉक्स, इन पर तो कंट्रोल किया गया। और उसके कारण हमने अभी देखें कि मेडिकल क्योर बेटर हुआ इन चीज़ों का, सैनिटेशन को हमने बेटर किया, और हमने वैक्सीनेशन की। आज हमें वैक्सीनेशन लगती है, आज स्मॉल पॉक्स कहाँ है बड़े हद तक कॉलेरा कंट्रोल्ड है आज, लेकिन ये समस्याएं चलती रहीं। डायरिया से बच्चे जूझ रहे हैं, हर रोज़ टेलीविज़न पे आता है जनहित में जारी, शिशु को ORS पिलाओ, शिशु ठीक ही नहीं हो रहा। तो ये एक समस्या है कि दस्त लगे हुए हैं शिशु को। तो ये डायरिया, डायसेंट्री, ये टीबी की बीमारियां आज भी हैं, मलेरिया, इस तरह की चीज़ें कंटिन्यूअस चलती रहीं, और आज भी आपको दिखता है। चिकनगुनिया की एक वेव आई थी, आपको याद होगा, पंजाब में भी, जलंधर में, आज से मुझे लगता है 4-5 साल पहले की बात है,
तकरीबन सबको चिकनगुनिया हुआ था, जोड़ों में, फिंगर्स में, हर जगह हाथ अकड़ गए थे, दर्द इतना भयंकर हो रहा था। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, ये आज भी कंटिन्यूअस है, बड़े स्तर पर हो रही हैं। ओके, वाई फैमिन, क्वेश्चन ये है कि भाई फैमिन क्यों हाई रहते थे, क्या कारण था? उसका कारण है हाई लेवल्स ऑफ कंटिन्यूइंग पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन in an agroclimatic environment that was very vulnerable to variations in rainfalls, lack of adequate means of transportation and communication, as well as inadequate efforts on the part of the state। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक्स में जाएंगे, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री का हो, चाहे ज्योग्राफी, चाहे सोसाइटी से लीजिए, कहीं भी लीजिए, ये जो कारण है उसकी ये तीन स्टेटमेंट एज इट इज ऑप्शंस में दी जाती हैं। पहला, हाई लेवल ऑफ कंटिन्यूइंग पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन। दूसरा, एग्रोक्लाइमेटिकली वो एरियाज जो वल्नरेबल हैं रेनफॉल वेरिएशन के लिए। देन लैक ऑफ एडिक्वेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन और इनएडिक्वेट एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट। ये सब कारण जिम्मेदार रहे जिसकी वजह से फैमिन थे। अभी इसे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अमर्त्य सेन क्या कहते हैं? अमर्त्य सेन कहते हैं कि ऐसा अनिवार्य नहीं है कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन में कमी के कारण ही फैमिन आते हैं। वो ये कहते हैं फैमिन का कारण ये ज़्यादा बनता है कि फेलियर ऑफ एंटाइटलमेंट है, यानी कि लोग या तो वो फूड ग्रेन्स परचेज नहीं कर पा रहे या ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बड़ी समस्या है, इसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। फूड ग्रेन प्रोडक्शन इज़ नॉट द इशू। वो कैसे ध्यान देना चाहिए? हमें कई तरह की इम्प्रूवमेंट्स करनी होंगी। वो कैसे? प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इंक्रीज करनी होगी, एरो अपसाइड बनाया है। और ये कैसे? इरिगेशन को प्रमोट करके। तो आप फैमिन पर कंट्रोल यदि कर पाए तो वो इसी तरह से कर पाए कि आपने इंडियन एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया और उसमें इरिगेशन नेटवर्क को आपने इम्प्रूव किया। दूसरी तरफ इम्प्रूव्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ताकि एक जगह से दूसरी जगह अनाज पहुंचाया जा सके। विगरस रिलीफ एंड प्रिवेंटिव मेजर्स बाय द स्टेट। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके माध्यम से आप फैमिन को कंट्रोल कर रहे हैं, करते रहे हैं, करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर देखें तो स्टारवेशन डेथ्स आर स्टिल रिपोर्टेड। आज भी भुखमरी के कारण लोगों की मौतें होती हैं, ऐसा रिपोर्ट किया जाता है। इसके लिए सरकार ने इनकम इंटरवेंशन का मेथड निकाला ताकि लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर आए। इसके लिए मनरेगा की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट टू टैकल हंगर एंड स्टारवेशन इन रूरल एरियाज। सवाल ये आता है कि जब डेथ रेट कंट्रोल हो गया था 1921 के बाद, तो वाई बर्थ रेट हाई? बर्थ रेट क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रहा था? उसका जवाब यहाँ पर यह आता है कि एक सोशो कल्चरल फिनोमेना था, इसकी वजह से इसे कंट्रोल कर पाना इंटरवेंशंस के माध्यम से इतना क्विक नहीं होता। दूसरा, इंक्रीज लेवल्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी एक्सर्ट डाउनवर्ड पुल ऑन द बर्थ रेट। जब भी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है बर्थ रेट डाउनवर्ड जाता है। लेकिन बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं बर्थ रेट से कनेक्टेड, हमें उसे समझना है, जो कि मैं अभी लिखूंगा और फिर हम समझेंगे। पहले हमने जो अब तक का आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत किया है, हम इन चीज़ों को समझ लें। देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या हुआ करती थी? समस्या का कारण ये हुआ करता था कि जब ब्रिटिशर्स का भारत में रूल हुआ करता था, अगर मैं डेथ रेट की बात करूँ 1921 के पहले, तो एपिडेमिक एक बहुत बड़ा, पेंडेमिक्स बहुत बड़ा रीज़न थे और फैमिन बहुत बड़ा रीज़न थे। उसका कारण समझिए। देखिए, ये तो माना जाता है कि एग्रीकल्चर को हम वेगरीज ऑफ नेचर कह करके पुकारते हैं कि वो प्रकृति की मार के अधीन है। अनसर्टेन रहता है इंडिया में रेनफॉल, और वो मानसून के तहत आता है, और मानसून 3 से 4 महीने का होता है। मानसून बहुत ही अनसर्टेन है, बहुत ही इरेगुलर है, बहुत ही इरेटिक है। इस तरह के शब्द मानसून के लिए हमेशा इस्तेमाल होते हैं। तो समस्या तो रहती है कि पैदावार की कमी हो जाती है। लेकिन क्या कारण हुआ कि इतने भारी पैमाने पर अंग्रेजी शासन के दौरान दुर्भिक्ष पड़े, अकाल दुर्भिक्ष में बदल गए? उसका कारण क्या रहा? देखिए, उसका बड़ा कारण रहा टैक्सेशन सिस्टम, रेवेन्यू पॉलिसी। भारी पैमाने पर रेवेन्यू ले लिया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा, जिसके तहत अनाज के रूप में बहुत कम ही बचा करता था किसानों के पास। इसकी वजह से वो जितना भी उगाया करते थे उसका बहुत कम हिस्सा वो अपने लिए सहेज करके रख पाते थे, ताकि वो शॉर्टेज के टाइम पर उसको कंज्यूम कर सकें। ये एक बड़ा कारण था, एक्सेसिव रेवेन्यू। दूसरा रीज़न ये हुआ करता था कि ब्रिटिशर्स ने जो बड़े स्तर पर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया रूरल लेवल पर, जो कॉटेज इंडस्ट्री है या रूरल ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी, उसकी वजह से वो जो सारे के सारे आर्टिजनल सेगमेंट्स जो इंडस्ट्री में होते थे, मजबूरी में वो खेतों पे आकर निर्भर हुए।
और जब एक्सेसिव ह्यूमन प्रेशर आया एग्रीकल्चर पे, तो एग्रीकल्चर की उतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो इतने लोगों को अर्न करके दे, सर्वाइव करे। इसकी वजह से एग्रीकल्चर अनप्रोडक्टिव हो गया। तो ये एक रीज़न था अंग्रेज़ों के द्वारा एक सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत का करना, हैंडमेड या फिर मैनुअल प्रोडक्ट्स को ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए मशीन मेड प्रोडक्ट से रिप्लेस कर दिया गया इंडिया में, और भारत एक मंडी बन गया अंग्रेज़ों के मुल्कों में बने हुए सामानों को कंज्यूम करने के लिए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो सेटलमेंट्स, रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम्स चलाए गए, चाहे उनमें ज़मींदारी सेटलमेंट सिस्टम रहा हो या रैयतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम या महलवाड़ी। इसको एक एक लाइन में समझाता हूँ। ज़मींदारी सेटलमेंट सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर में ब्रिटिशर्स के द्वारा ये किया जाता था कि जिस भी किसी क्षेत्र में ये लागू होता था, ख़ास तौर पर इसे आप बंगाल से जोड़ करके देखिए, ये बंगाल के क्षेत्र में था। वहाँ पर ये होता था कि जिस भी क्षेत्र में ये लागू होता था, उस क्षेत्र में आप एक ज़मींदार को ज़मीन का प्रोपराइटर मान लेते थे, ऑनर ऑफ द लैंड, और ये नहीं देखते थे कि एक्चुअली में खेत जोत कौन रोल रहे हैं, टिलर कौन है एक्चुअली में। लेकिन आपने एक बड़े ज़मींदार को उस सारे लैंड का ऑनर मान लिया, प्रोपराइटर, और उसके साथ ये तय कर लिया कि हम आपसे इतना रेवेन्यू लेंगे, और ये रेवेन्यू परपेचुटी में, परपेचुअल मैनर में फिक्स कर दिया जाता था। इसलिए आप परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी इसे कहते हैं, क्योंकि ये सदा के लिए फिक्स किया जाने वाला है एक ही समय में, इसलिए आगे बढ़ाने की चांसेस नहीं है। तो ब्रिटिशर्स इसे बहुत हाई फिक्स करते थे पहले ही, कि बहुत बढ़ा के फिक्स करेंगे। ब्रिटिशर्स के तर्क कई थे कि इसके तहत ये होगा कि जब ज़मींदार को पता होगा कि रेवेन्यू फिक्स है, तो फिर वो ज़्यादा पैदावार करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ज़्यादा पैदावार का ज़्यादा हिस्सा फिर उसके पास बचेगा। हमने अपना हिस्सा तो फिक्स कर लिया, फिर उसकी वजह से ज़्यादा पैदावार करने के लिए लैंड डेवलपमेंट करेगा, लैंड लेवलिंग करेगा, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा, इरिगेशन नेटवर्क बढ़ाएगा, अच्छे काम करेगा खेतों में, तो खेतों का सुधार होगा, खेतीबाड़ी अच्छी होगी, इससे किसान का भी फ़ायदा होगा, ज़मींदार का भी फ़ायदा होगा, और ब्रिटिश उद्योग धंधे जिन्हें एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल चाहिए उनका भी फ़ायदा होगा। तो उन्होंने अपनी तरफ से ये सोच करके किया, लेकिन हुआ इसका उल्टा। पहले ही बहुत बढ़ा करके आपने लागू कर दिया है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में रेवेन्यू, ज़मींदार वो दे नहीं पा रहा, और नियम था कि अगर ज़मींदार नहीं दे पाएगा, उसकी ज़मींदारी जब्त करके किसी और को बोली लगा के दे दी जाएगी। तो इस चक्कर में अब ज़मींदार भी किसानों को ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता है कि मैं तुमसे ज़्यादा लूँगा, क्योंकि ब्रिटिशर ज़मींदार से कितना लेंगे ये फिक्स किया, ज़मींदार आगे किसान से कितना ले सकता है ये फिक्स ही नहीं किया। तो ज़मींदार की मर्जी पर किसान को छोड़ दिया, और ज़मींदार जितना चाहे किसानों से उतना ले सकता है। इसके चक्कर में किसानों से ज़मींदार ने अधिक से अधिक निचोड़ना शुरू किया, और ज़मींदारी सेटलमेंट सिस्टम के तहत फिर किसान बर्बाद हो गए। इतने ज़्यादा बर्बाद हो गए कि अगर आप उस समय की कुछ इमेजेस देखेंगे, हंगर और पॉवर्टी में लोगों के शरीर और हड्डियाँ ऐसी हो चुकी थी कि आप देख करके दंग रह जाएंगे। इसकी वजह से किसानों ने अधिक पैदा करना छोड़ दिया, वो कर ही नहीं पाते थे। ज़मींदार ने किसी तरह की कोई डेवलपमेंट नहीं की, क्योंकि उसका पर्पज़ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निचोड़ना रहता था। उसे पता था किसी भी समय ज़मीन मुझसे जब्त कर ली जाएगी, जब तक मेरे पास है जितना निचोड़ सकते हो निचोड़ो, अंग्रेज़ों का हिस्सा निकाल करके बाकी अपने लिए सेव करो और मौज मस्ती करो। इस तरह से ये सिस्टम चलता रहा। ज़मीनें जो ज़मींदारों से हथियाई गई, ना दे पाने की, पेमेंट ना दे पाने की वजह से उनकी बोली लगाई गई, और उसे ब्रिटिश कंपनी के ही जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने बोली पर आकर के ले लिया, जो खुद तो गांव आते नहीं थे, शहर में रहते थे। फिर गांव ज़मीन गांव में हैंडल हो उसके लिए फिर से एक बिचौलिया रखते थे, मिडलमैन, और वो मिडलमैन फिर से एक्सप्लॉइट करता था किसानों को, जिसको किसानों से कोई लेना देना नहीं। इसे एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म कहते हैं। इस तरह के एब्सेंटी लैंडलॉर्ड आ गए, इनका ज़मीन से, खेती से कोई सरोकार नहीं रहा। समय दर समय खेती ज़मीन बर्बाद हो गई। भारत इस कारण से पैदावार से जूझने लगा। अगला कारण था बड़े पैमाने पर ब्रिटिशर्स के द्वारा कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर दिया, यानी कि जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन थी उसके जगह पर परिवर्तन ला करके कर दिए। क्या? कॉटन लगाइए, शुगर केन लगाइए, टोबैको लगाइए, रबर लगाइए, इंडिगो लगाइए, ऐसी चीज़ें जो खा नहीं सकते। किसान ऐसी चीज़ें पैदा करने लगा, इन्हें खा नहीं सकते थे। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें गिरनी शुरू हो गई, किसानों को कीमतें मिल नहीं रही हैं। जिन अंग्रेजी ठेकेदारों ने किसानों से ठेके किए थे वो ठेके की शर्तें तोड़ करके यहाँ से भाग गए, सामान उठा नहीं रहे, पेमेंटें कर नहीं रहे, और अंग्रेज़ों के द्वारा लगाए गए हाई रेवेन्यू, क्योंकि वो ये देखते थे कि कमर्शियल क्रॉप से पहले तो लाभ बहुत था, तो अंग्रेज़ों ने रेवेन्यू भी भारत में हाई लगा दिए। इसकी वजह से वो रेवेन्यू तो बना ही हुआ है किसानों के सर पर कि उन्हें रेवेन्यू तो देना ही देना है, पर उनकी फसल की खेप जो कि अंग्रेजी कॉन्ट्रैक्टर उठाने वाला था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने के लिए, वो अब खेप उठा नहीं रहा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो कीमतें रह नहीं गई। वो तो शर्तें ब्रेच कर गया। अंग्रेजी सरकार इन अंग्रेजी कॉन्ट्रैक्टरों को सजा देने में तो सफल नहीं हो रही, लेकिन अंग्रेजी सरकार किसान के घर जा करके उसे रेवेन्यू वसूल करने में जिद पर अड़ी हुई है।
इसकी वजह से किसान सफ़र करने लगे और उनकी हालत ऐसी हो गई कि उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे वो खाने पीने की सामग्रियां खरीद सकें, क्योंकि खेतों में तो उन्होंने ऐसी क्रॉप लगा दी जिससे वो खा नहीं सकते। तो वो जो लोग गरीबी और बदहाली में रहते हुए भी भारत में कभी भूखे नहीं मरते थे, वो लोग इस तरह की खेती करने की वजह से भूखे मरने के लिए तैयार हो गए। अब उन्हें भूखा मरना पड़े, क्योंकि ले दे करके उन्हें अपने आवश्यकता की सभी चीज़ें मंडी से ही मिलती हैं और मंडी में चलता पैसा उनके पास है नहीं, क्योंकि अंग्रेजी कॉन्ट्रैक्टरों ने उनको जो सपने दिखाए थे कि तुम्हारा माल हम उठाएंगे, वो उठा नहीं रहे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिर गई। ओके, एक कारण ये रहा कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये बहुत बड़ा कारण था। तो जैसे ज़मींदारी सेटलमेंट सिस्टम था, ऐसे रैयतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम था कि सीधे रैयत के साथ ही एग्रीमेंट करना, जो खेतों को जोत रहा है उसके साथ ही एग्रीमेंट करना, बीच में कोई बिचौलिया ज़मींदार की तरह नहीं डालना। लेकिन यहाँ पर भी रेवेन्यू बहुत हाई फिक्स किया जाता था, इसकी वजह से भी रैयतवाड़ी सेटलमेंट में भी किसान सफ़र हुआ। रैयतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम बॉम्बे मद्रास में लागू हुआ था। महलवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम पंजाब और यूनाइटेड प्रोविंस के क्षेत्रों में लागू हुआ। यहाँ पर यह था कि ना ज़मींदार ना इंडिपेंडेंट फार्मर, पूरे के पूरे किसान ग्रुप में रहते हैं, गांव का गांव, पूरे गांव को महल मान लो और पूरे गांव से ही सेटिंग कर लो रेवेन्यू की, और गांव को कह दो कि तुम्हारा एक कोई लंबड़दार आकर के हमें रेवेन्यू दे दिया करेगा। महलवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम में भी रेवेन्यू एक्सेस चार्ज किया जाता था, लंबड़दार कई तरह की धांधलियाँ कर लिया करता था, ये सिस्टम भी फ्लरिश नहीं हो पाया, यहाँ भी एग्रीकल्चर बेटर नहीं हो पाया। तो ओवरऑल इनके तीनों सिस्टम, ज़मींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ये बर्बादी की तरफ गए, किसान इस वजह से सफ़र हुआ। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स डेवलप नहीं किए गए उस समय में, इसकी वजह से किसी क्षेत्र में अकाल पड़ता है तो जहाँ पर रिजर्व्स बनाए गए हैं वहाँ से अनाज का ट्रांसपोर्ट करके टाइमली उस जगह पर भेजा नहीं जाता था। इसकी वजह से जो सूखा पड़ा उसकी वजह से अनाज की कमी आई, अनाज की कमी आने की वजह से माल न्यूट्रिशन हुआ, माल न्यूट्रिशन होने की वजह से बीमारियाँ फैल गईं और बीमारियाँ फैल जाने की वजह से भारी पैमाने पर लोगों की मौत हो रही है। ये परिस्थिति बन गई दुर्भिक्ष की, इसे कहते हैं फैमिन। तो फैमिन की परिस्थिति आ गई, यानी कि हल्की सी वर्षा कम होने से हल्की सी पैदावार कम हो गई, और हल्की सी पैदावार कम होने की वजह से मास स्केल पर पॉवर्टी आ गई। और वो पॉवर्टी की सिचुएशन में कहीं से, क्योंकि अनाज पहुंचाया नहीं जा सका, टाइमली गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन किया नहीं, और लोग पहले से ही लंबे समय से पॉवर्टी में जी रहे हैं, जो पॉलिसी अभी मैंने बताई उनकी वजह से। इसलिए थोड़ी सी भी अगर क्लाइमेट चेंज हुआ, थोड़ा सा भी रेनफॉल में डेविएशन आई, हल्की सी फसल खराब हुई या फसल की पैदावार गिरी, तो लंबे समय से चलती आ रही पॉवर्टी एक मास स्केल पॉवर्टी का रूप धारण कर जाती थी, और ऐसे में मदद टाइमली पहुंचती नहीं थी और लोग माल न्यूट्रिशन में एंटर करते थे स्ट्रांगली। और ये स्ट्रांग माल न्यूट्रिशन फॉर द लॉन्ग टाइम उन लोगों को बीमारियों में ग्रसित कर देता था, और बीमारियों की वजह से वो जो उनकी ज़िंदगी नष्ट हो जाती थी, ये दुर्भिक्ष की परिस्थिति बन जाती थी। इसे फैमिन कहते हैं। तो ट्रिगर रीज़न चाहे ऑलवेज इसका रेनफॉल का शॉर्टेज हो, ट्रिगर इसी वजह से होता था, लेकिन कारण सारे थे जो लंबे समय से जुड़े हुए थे, चाहे वो उनका सेटलमेंट सिस्टम हो, चाहे कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करना हो, चाहे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ रूरल इंडस्ट्री करना हो, चाहे लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का उनके द्वारा विकास करना हो, और सरकार की वो नीतियाँ, हर क्षेत्र में हार्श पॉलिसीज़ और टाइमली इंटरवेंशन नहीं करना, और फैमिन के नाम पर कमीशन बनाना, जिसके स्तर पर कोशिश हमेशा करनी कि जो लोकल बॉडीज़ हैं जिम्मेदारी उन पर डाल दी जाए, जो लोकल बॉडीज़ भारतीयों के द्वारा बन रही हैं, काउंसिल्स, कॉरपोरेशंस, ताकि अंग्रेजी सरकार का रेवेन्यू लोक कल्याणकारी कामों में ना खपे। ये सब नीतियां रही हैं सरकारों की, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि अंग्रेजी सरकार की नीतियां ज़्यादा जिम्मेदार थी मौसम के कंपैरेटिवली फैमिन के लिए। तो रिकरेंट फैमिन्स थे, लेकिन इन सब चीज़ों में सुधार हुआ, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बेटर हुआ। 1921 के बाद की बातें हैं। फैमिन कमीशंस की लगातार आ रही रिकमेंडेशन, और 1921 के बाद से अच्छे स्तर पर भारतीयों का देश में अंग्रेजों का जो सेटअप था पॉलिटिकल, उसमें एंटर होना, तो नीतिकार के रूप में भारतीय एंटर होने शुरू हुए, चाहे स्टेट लेवल पर जिन्हें प्रोविंसेस कहते थे तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में, चाहे सेंट्रल लेवल पर जो गवर्नर जनरल की काउंसिल हुआ करती थी उसमें। यानी कि भारत में अंग्रेजों का जो भी नियम या नीति बनाने वाला तंत्र था, अब उसमें भारतीयों की एंट्री भी होने लगी है। अच्छे अच्छे दिग्गज भारतीय एंटर होने लगे, और उनके द्वारा भारतीयों की सही परिस्थिति वहाँ पर रखी गई। इसके लिए भारत के हित में नीतियाँ बनाने के लिए काम किया गया। कहा गया कि इरिगेशन को बढ़ाने का काम किया जाए, कहा गया कि ज़मीन को बेहतर उपजाऊ बनाने का काम किया जाए, कहा गया कि जो हल जोत रहा है खेतों में, लैंड का टाइटल उसे दिया जाए, कहा गया कि कोशिश की जाए कि जो कोई ज़मीन किराए पर लेकर के टेनेंट के रूप में काम कर रहा है, टेनेंसी लॉ ला करके उसके टेनेंट्स के राइट्स इंश्योर किए जाएं।
ताकि अपनी मर्जी से कोई भी मालिक उसे ज़मीन से बेदखली ना कर दे, उसे निकाल ना दे। वो लंबे समय तक उस ज़मीन पे पक्का रहेगा एक किराएदार के रूप में, वो अश्योर्ड रहेगा लॉ की बैकिंग के द्वारा, तो वो मेहनत से फिर काम करेगा, ज़मीन में उपजाऊ क्षमता बढ़ाएगा और बेहतर फसल भी होगी। तो बेटर टेनेंसी लॉज लेकर के आइए, बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क लेकर के आइए, नेशनल और स्टेट लेवल बफर्स, रिजर्व्स क्रिएट करिए अनाज के, ताकि जब भी कभी अनाज की कमी आए इन क्षेत्रों तक अनाज पहुंचाया जा सके। ब्यूरोक्रेसी में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को लेकर के आइए, ताकि जब भी कोई इन लोगों को समस्या आए भारतीय ब्यूरोक्रेसी उन लोगों को समझ सके। तो इंडियनाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी किया जाए ताकि लोगों का मर्म वो लोग समझ सकें। लोकल बॉडीज़ को ज़्यादा फंड एलोकेट किया जाए, उन्हें स्ट्रेंथन किया जाए। केंद्र के हिस्से में जितने भी सब्जेक्ट हैं जिन पर नियम वो बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट राज्यों के हिस्से में चले जाएं, और राज्यों के हिस्से में जो सब्जेक्ट हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ अफसरशाही से निकाल करके लोगों के द्वारा चुने हुए कैंडिडेट्स को दे दी जाएं, ताकि लोगों की सरोकारी नीतियां बन सकें, लोगों की आवाज़ सुनने वाले नेता उनके हित में पैसा लगा भी सकें। इस तरह की इंटरवेंशंस हुई राजनीति में जब भारतीय एंटर होने शुरू हो गए और धीरे धीरे इन क्षेत्रों में सुधार हुआ, तो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बढ़ा, नीतियां बढ़ी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इरीगेशन के प्रयास बढ़े, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा भी, पंजाब के क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हुआ। और इन सब कारणों से आप देख सकते हैं कि अच्छे खासे स्तर पर फैमिन पे कंट्रोल पाया जा सका। आई बात समझ में। दूसरी तरफ हमने पढ़ा ही है कि इस समय तक जो डिजीजेस थी उन पर भी कंट्रोल पाया गया, और उसका कारण हमने देखा, वैक्सीनेशन की ड्राइव को बढ़ाया गया। पहला, सैनिटेशन के प्रोग्राम्स को बढ़ाया गया, बेहतर किया गया, लोगों को तैयार किया गया कि वो सैनिटेशन के प्रोग्राम्स को एक्सेप्ट करें, उन्हें माने। एक स्तर पर लोग अवेकन भी हुए लगातार भारतीय राजनीतिज्ञों के द्वारा चलाए जाने वाले राजनीतिक अभियानों से, जैसे कि 1921 के अराउंड गांधी के द्वारा चलाया जाने वाला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उसके बाद 10 वर्षों तक उनका गाँवों के स्तर पर जाकर के इंडिया के लेवल पर कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम चलाना, जिसमें वो लोगों को शिक्षित कर रहे थे, रोजगार दे रहे थे, लोगों को स्वयं रोजगारी बना रहे थे, ग्राम स्वावलंबन यानी कि ग्राम स्वराज्य की बात कर रहे थे, ग्रामीण स्तर पर लोगों को गोबर मैनेज करना, लोगों को अपनी एग्रीकल्चरल वेस्ट मैनेज करना, एनर्जी प्रोड्यूस करना, इनकम को इन्हांस कैसे करना, वुमेन को कैसे एम्पावर करना। लगातार गांधी ऐसे कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ग्रामीण स्तर पर जाकर के कर रहे थे, जिसकी वजह से देश उस समय था ही तकरीबन ग्रामीण, तो ग्रामीण स्तर पर एक चेतना आई, कामकाज हुई, लोगों की आमदनियां बढ़नी शुरू हुई, लोग जागरूक हुए, वैक्सीनेशन के लिए रेडी हुए, सैनिटेशन को लेकर के लोग जागरूक हुए, जितने भी एग्रीकल्चरल वेस्ट प्रोडक्ट्स थे उनको बाय प्रोडक्ट के रूप में यूज़ करके आमदनी बढ़ाने लगे, सूत और ज़्यादा काता जाने लगा और फैब्रिक डेवलप होना शुरू हुआ। वापस से जो भी भारतीय हैं चीज़ें उन पर फोकस होने लगा। जैसे कि आपने देखा भी था 1905 के समय में जब बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, और उस समय में एक मूवमेंट चलाई गई थी। क्या मूवमेंट चलाई गई थी? स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी चीज़ों पर बल दिया गया गांधी के द्वारा कि स्वदेशी पैदा करें, स्वदेशी खाएं, स्वदेशी अपनाएं, भाषा हो, चाहे परिधान हो, चाहे विचार हो, चाहे संस्कृति हो, तो स्वदेशी पर ज़्यादा फोकस हो। इस तरह की चीज़ें हुई हैं, तो आप देख सकते हैं कि डिजीजेस भी कंट्रोल हुई। फिर इस समय तक 1800 से 1900 के बीच में यूरोप के स्तर पर भी देखें तो ये एक रेनेसेंस के दौर का पीक पीरियड था, जिस समय में साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रो भी काफ़ी हुई। तो केमिकल्स की फील्ड में, मेडिसिन की फील्ड में, बीमारियों के क्षेत्र में, पैथोलॉजी की फील्ड में बहुत रिसर्चेज हुई, कई सारी बीमारियों के कारण पता लगाए गए। वैज्ञानिक जो सुपरस्टिशन थे, जो वहम भरम थे कि ये कोई प्रकोप हो गया है किसी देवी या देवता का, कोई बुरी नज़र लग चुकी है, लोगों को इनसे मुक्त करने की ज़रूरत थी, विज्ञान ये कर सकता था। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक्टिव पार्टिसिपेशन, इनोवेशंस, नई नई तरह की डिस्कवरीज, नए प्रोडक्ट्स का एग्जिस्टेंस में आना, फिर उनका भारत की ओर भी बढ़ना, और फिर उन कैंपेन्स को भारत में चला करके नई तरह की मेडिसिन, नए तरह के क्योर प्रोसीजर्स, नई तरह की मेडिकल ट्रीटमेंट्स, और भारतीयों का भी, जो बड़े पढ़े लिखे भारतीय थे, उनका भी विदेश जाकर के खुद का इलाज कराना और वहाँ से वैज्ञानिक सोच भारत ला करके भारत के लोगों को बताना। इससे कई तरह के वहम भरम टूटे, सुपरस्टिशन लोगों का टूटा, लोगों ने बीमारियों को वैज्ञानिक तरीके से देखना शुरू किया। इससे भी लाभ मिला लोगों को अवेयर और अवेकन करने में, और लोग ज़्यादा पार्टिसिपेटिव बने। तो यह भी कारण है कि डिजीजेस कंट्रोल हुई हैं ओवरऑल स्तर पर। तो ये कारण थे कि फैमिन और डिजीज़, क्योंकि हमने इन पर बेहतर कंट्रोल कर लिया, इसलिए हम अच्छे तरह से डेथ रेट को कंट्रोल कर पा रहे हैं। ये कारण था डेथ रेट को कंट्रोल करने का। और बाद में आकर के 1990 के दशक में तो अमर्त्य सेन ने ये बात कही ही है कि अगर हम ये मान करके चलें कि लोगों की बदहाली का कारण, दुर्भिक्ष पड़ने का कारण, फैमिल का कारण
ये है कि क्योंकि वो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन ही ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है रेनफॉल डेफिशिएंसी को या रेनफॉल के इरेटिक नेचर को लेकर के। वर्षा कम हुई तो पैदावार कम, तो लोग बर्बाद। ऐसा असल में अब नहीं है। अगर आपके पास अच्छे बफर स्टॉक्स हैं, अगर आपके पास अच्छा पब्लिक